नमस्कार, मैं प्रणव आपका स्वागत करता हूं स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के खबरों के साथ। मातृ सदन हरिद्वार के संस्थापक स्वामी शिवानंद जी महाराज के सम्मान में मिथिलात्मक अध्यात्म मंच दरभंगा द्वारा गंगा परिष्करण एवं पर्यावरण विषय पर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। महाराज ने जमकर प्रशासन, सरकार और व्यवस्था पर अपना भड़ास निकाला। इससे ही काम कर रहा है। उस समय में पॉलिटिक्स में उनका उतना रुतबा भी नहीं था। तो 98 से जो संस्था आज 17-18 साल से गंगा पर काम कर रही है, बल्कि 97 से ही की, उस संस्था के किसी व्यक्ति लगातार काम कर रही है, दो बलिदान दे चुकी है। दोनों बलिदान में इन्हीं लोगों के नुमाइंदे का किसी न किसी में हाथ है, जो हम प्रमाण कर देंगे। तो उस संस्था के किसी व्यक्ति पर उनके संवाद का आवश्यकता नहीं है। तुम निमान साहब, हम तो समझ रहे हैं, दूसरा लोग ही समझेगा बात। उत्तराखंड के केदारनाथ में जो त्रासदी आई थी, क्या मानते हैं कि अवैध खनन उसका एक बहुत अवैध खनन, वहाँ के डैम, वहाँ की माफियागिरी, वहाँ का प्रकृति का दोहन, उसमें तीनों कारण है। आज भौतिक कारण डैम और खनन इत्यादि है। आज दैविक कारण की हिमालय देवभूमि है। उसके सबसे बड़े प्रमाण कि 16 तारीख को 7:22 पर धारी देवी, जो कि हिमालय के रक्षक देवी हैं, उनको उठाया जाता है और उसी दिन 8 बजे प्रथम दिवस का होती है और दूसरे दिन सुबह में 8 बजे दूसरी दिवस का होती है। और कितने लोग मरे तो कहना ही मुश्किल है। अभी तक डेड बॉडी मिल रहा है। तो आज भौतिक का, और जब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बैठाई, जिसके एक मेंबर 16 तारीख को आ भी रहे हैं, और कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कि कोई खनन यदि होगा तो विविष्का होगी, तो भी सुप्रीम कोर्ट और ये लोग नाना प्रकार के रूप में उसको किसी तरह से बांध हो जाए। गंगा बचाओ आंदोलन में निगमानंद की भूमिका कहाँ तक मानते हैं? निगमानंद जी का ऐसा सन्यासी था जो गंगा के प्रति समर्पित था, मासन के प्रति समर्पित था, मासन के सिद्धांत को का अक्षर से पालन करता था। एक तत्वज्ञानी सन्यासी था, वेदांतिक था, और वह गंगा के प्रति समर्पित था। और उसी आंदोलन की मासन का जो आंदोलन था, उसका एक पाठ था, उसी पाठ को हम चला रहे हैं। लेकिन उसकी हत्या करने में जो सरकार जवाबदेही है, जो व्यक्ति जवाबदेही है, उसको सीबीआई जैसी संस्था, जिसे मैं खुलेआम 340 का केस किया हूँ, जो वो फॉर्जरी करती है, पर्जरी करती है और उसको बचाने में लगी हुई है। और सबके सब सरकार, चाहे कोई भी सरकार, उनकी मौत के जिम्मेदार किनको मानते हैं? उनकी मौत के जिम्मेदार सबसे पहले भाजपा, आरएसएस हैं, उसके बाद माफिया है, और कांग्रेस भी जिम्मेदार है। कांग्रेस भी जिम्मेदार है। उस समय तो सबके सब आई और उसके बाद सबके सब शुरू हो। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबके सब उसकी जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी उनके मौत के जिम्मेदार है? पॉलिटिकल पार्टी, माफिया, खनन माफिया, समस्त माफिया मास्टर को एलिमिनेट करने पर लगा हुआ है। जबकि उनके पिता का आरोप, अरे उनके पिता को वो बात जब उठाएंगे तो बेकार ये हो जाएगा। वह जो कि अपने पुत्र के सिद्धांत के विपरीत में क्या कहते हैं, जो उसके जिसको वो उसका पुत्र परम मानता था, उसके खिलाफ उन्हीं माफियाओं के स्वर में स्वर मिलाते हैं। इसकी वाणी अच्छा होगा कि इस समय में उसी दिव्यात्मा की वाणी इस भूमि पर न करें, क्योंकि ये भूमि निगमानंद केस में भूमि कलंकित है। पूरे विश्व से निगमानंद के प्रति आवाज आई, और यही वह मिथिलांचल भूमि है जिसका कि वह एक सपूत कहना चाहिए। और यहाँ से उसके विरोध में आवाज आई, जिससे कृपया ऐसी दिव्यात्मा को ऐसी कंट्रोवर्सी में रखें। हम लोगों का सिद्धांत है, उसका वो परम आदर्श है, और हम लोग उसको चीजें रखे हुए, इसलिए कृपया इस कंट्रोवर्सी को नौकरी करें। मैं यहाँ पर कंट्रोवर्सी और ये करने के लिए, ये जो आपकी संस्था है महात्मा जी, इसमें निगमानंद कब जुड़े थे? निगमान हमारे शुरू से ही हमारे साथ हैं। जब 96 में मेरे साथ आए, उसके बाद जब 98 में प्रथम जो अनशन हुआ है हम लोगों का, प्रथम जो अनशन हुआ है, उसमें देखिए निगमानंद ही है प्रथम अनशन करने वाले में। तो हमारे आंदोलन में तो शुरू से ही है। प्रथम अनशन जो हमारा अनशन शुरू हुआ है, उसमें दूषण स्वामी गोकलानंद सरस्वती व स्वामी निगमानंद सरस्वती जी के द्वारा कुंभ क्षेत्र को कृषि व खनन मुक्त घोषित करने, तो गंगा के धारा से होकर जाने वाले किसी भी वाहन पर प्रतिबंध लगाने की दी थी। प्रथम से और दोनों की हत्या कर दी गई। अब जबकि गंगा बचाओ आंदोलन में निगमानंद को शहीद हो चुके हैं वो, तो अब आपकी संस्था इसके लिए क्या कर रही है? उसके बाद भी हमारा कम से कम 5-7 अनशन हुआ है।
और अभी क्या कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। उसे छोड़े कि हम उसी दुगुने उत्साह से अब निगमानंद का क्या कहते हैं, हम और हमारे सब संत मरने के लिए तैयार है। एक सेकंड, उनके पिताजी का आरोप आप पर क्यों? उनके पिताजी को पूछिए कि जो व्यक्ति हम पर, वैसे तो हम पर कोई समर्पित नहीं होगा, हमारे पास तो बहुत धन संपत्ति नहीं थी, जो हमारे सिद्धांत से समर्पित हुआ। वो निगमानंद मेरा प्रीतम शिष्य, अभियोग क्यों लगा है, तो ये यहाँ पर कन्वर्ट जो क्रिएट नहीं करते हैं, वो अपना रहे। वो मिथिलांचल एक ऐसा भूम हो गया, याद रखिएगा, तब निकालना पड़ेगा। जो सन्यासी का श्राद्ध नहीं होता है, और मिथिलांचल के तथाकथित संस्कृत के विद्वान ये दे करके उसका श्राद्ध कराए, यहाँ के लोग पंडित उसका श्राद्ध भी खाए। तो इस भूमि से हम चूंकि यहाँ का रहने वालों, इसलिए मत कहिएगा कि हमको ये करके दिया है, तो कलंकित भूमि हो गया। सत्य कहती है कि ये संन्यास लेने के बाद जिस संन्यास धर्म को छोड़ता है उस व्यक्ति में वो दूषित। कैबिनेट के फैसले के बाद शराब की कीमत में बढ़ोतरी किया गया। यह जानकारी उत्पाद अधीक्षक महेश्वर दत्त मिश्र ने दिया। उन्होंने बताया कि कैबिनेट के फैसले के बाद शराब की कीमत बढ़ाई गई है। अब शराब की बोतल पर मूल्य अंकित होगी और दुकान द्वारा खरीदार को बिल भी देना पड़ेगा। एक तरफ शराब की कीमत बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जिला पुलिस के चौकसी के कारण अवैध रूप से बेच रहे शराब विक्रेताओं की स्थिति तंग है। अवैध रूप से दारू बेच रहे भुवनेश्वर सिंह को जाले थाना क्षेत्र के जोगियाड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया। पहले जिस रेट में आप लेते थे उस रेट में अभी आपको मिल रहा है या बढ़े हुए दाम में मिल रहा है? कुछ बढ़े हुए दाम में मिल रहा है। कितना बढ़ा है दाम में? 50 की भी लेते थे, अब 90 लग रहा है। 50 में पहले लेते थे, अब 90 में मिल रहा है। तो उसी तरह से हर पर दाम बढ़ा है, पता नहीं था आपको? कितने दिनों से सेवन कर रहे हैं इस चीज़ का? कभी कभार फाइल बना है, रजिस्टर उठाइए, रजिस्टर ऊपर कर दीजिए, कुर्सी पर गिरा है। ठीक है, तो आप इसमें मना कहीं कर दिए। हाँ, तो क्या कर देगा वो? क्या बढ़ा दिया है? ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो फाइल है। कैबिनेट का फैसला हुआ है कि उसमें वैट लगेगा, मल्टी पॉइंट वैट लगेगा। पहले था सिंगल पॉइंट वैट था, अभी वो मल्टी पॉइंट वैट हो गया है, लगा दिया गया है। तो जिस भी शराब का कीमत 850 EDD प्राइस, मतलब वो एक्स डिस्टिलरी प्राइस जो होता है, जिसका भी 850 रुपया है, उस पर वो लग गया है। कितने, यानी एक ब्रांड से जो ऊंचा सेमी प्रीमियम ब्रांड है उसी पे ज़्यादा बढ़ा है। जैसे मैकडोवेल नंबर 1 हुआ, ब्लू लेवल, ब्लू जो इसका ऑफिसर चॉइस ब्लू वगैरह, जितना उस सेमी प्रीमियम रेंज का है, तो वो करीब जैसे सुनने में आया है 600 साढ़े 600 रुपये से लेकर के 1600-1700 रुपये तक का वृद्धि हुआ है। यानी कम से कम 100 रुपया 110 रुपया से लेकर 120 रुपया तक का बढ़ा है। 60 रुपया से 70 रुपया बढ़ा है हाफ पे। 30 से लेकर 40 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया तक बढ़ा है डीप पे। ये कब से रेट हुआ है? 22 तारीख से ही होने वाला है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये BSBCL के पास अभी वो नहीं आया है, लिस्ट नहीं आया है, तो हम लोग देख लेते हैं तो बता देंगे कब से, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 22 तारीख से। लेकिन मतलब नहीं समझे, मतलब जो 22 तारीख तक जो लोग बिलिंग कराया है, 22 बाद जो लोग बिलिंग कराया है उसी पे वो लोग कर रहा है, जनरली पे नहीं ले रहा है। 22 जनवरी सारे लोग, कुछ लोग एंटिसिपेशन में है कि कितना बड़ा है, तो हो सकता है कोई 30 हो, कहीं 35 बड़ा हो, कहीं 50 हो, जिस तो ब्रांड वाइज है। ब्रांड वाइज अभी लिस्ट हमारे पास नहीं आया है, लिस्ट आ जाता है तो आपको दे देते हैं। करेगा तो लगातार शिकायत मिल भी रहा है हमको, तो उसको हम शिकायत को दूर भी करते हैं, दिखवा लेते हैं कब का खरीदा। अभी तक सर कहीं से कोई शिकायत आई? बहुत सारा शिकायत आया था। कुछ लोग बिरौल से किया था, कुछ लोग यहाँ गौसा घाट से किया था कि हमको इतना में दिया गया है, बढ़ा के दिया जा रहा है। वो तो पहले कहा कि हमको बढ़ा के दिया जा रहा है, तो वो तो बताया कि हमको 125 रुपया में दिया गया, 130 रुपया में दिया गया। लेकिन हमको यहाँ तक आइडिया है, जैसा कि बता रहा था लोग BSBCL के मैनेजर साहब लोग, कि क्वार्ट जो ये मैकडोवेल का जो निप है वो 134 रुपया का शायद हो गया है,
अब लिस्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको बता पाएंगे। सर एक कर रखा है, निर्देश भी दिया है करने के लिए, लेकिन लोग नहीं करता है यहाँ, तो उसके लिए तो शिकायत मिलता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब जब से ये वैट लगना शुरू हो जाएगा तो सबको तब देना ही देना होगा। वो तो फिर ले वसूले हैं कैसे? वो क्या सभी तो मांगता है तो उसको बहुत लोगों को मिल भी जाता है, बहुत लोगों को नहीं भी मिलता है। यदि दुकानदार हमको ले आके लोग शिकायत करें कि इस दुकान से हमको दिया गया है, IR होता है, लेकिन ये लाइसेंस के कंडीशन पे ऐसा नहीं है, इसलिए वो जो है उसका स्टेशनरी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन उनको देना है। 3 दुकान 4 दुकान जोड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ नहीं माल बिकता है तो यहाँ क्या हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को 20 लाख रुपये एक दूसरे को छूना नहीं है और न कुर्सी को पकड़ना है। एक दूसरे को कुछ भी नहीं करना है, कुर्सी को भी नहीं पकड़ना है और तेज कदम आगे बढ़ाना है। म्यूजिक पर ध्यान देना है, म्यूजिक के बंद होने के साथ ही अपनी कुर्सी आगे करनी है। नो नो इनाम उसको भी मिलेगा जो पहले आउट हुआ है। अरे क्या बात पढ़ती लो, वेरी गुड। बीच में बहुत गैस को फिलअप करो, आसानी होगी तुम लोगों को। नो आगे बढ़ो यार, जल्दी है जरा। ओ बेबी ऐसे सुनो। मिल्लत कॉलेज में हर साल की तरह इस साल भी खेलकूद प्रतियोगिता का आरंभ आज दिनांक 28 जनवरी से किया गया है। 28 तारीख और 29 तारीख को लड़कियों का तमाम आउटडोर और इंडोर प्रोग्राम चलेगा। फिर 29 से 30 से लेकर 2 तक लड़कों का प्रोग्राम चलेगा। से 5 तक लड़कों का प्रोग्राम चलेगा, 5 फरवरी तक। और शिक्षक तमाम शामिल है और प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। सांसद कीर्ति आजाद अपने आवास में आज विश्वविद्यालय स्तर पर होने वाले गोरख धंधा का पर्दाफाश करने का हुंकार भरा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आधारभूत संरचना के लिए अंगीभूत के साथ साथ संबद्ध कॉलेजों में UGC राशि मुहैया कराती है, लेकिन उस राशि का खर्च अनुपयोगी कार्यों के लिए होती है। और उसमें जब हमने अखबार में पढ़ा था कि VC महोदय आगे बढ़कर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बढ़ रहे हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी के आलोक में हमने उनको एक 27 सितंबर को पत्र लिखा था और उनसे पूछा था कि UGC से ग्रांट्स कितना मिला है और उसका सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ है। दूसरा कि अलग अलग कॉलेज में वित्त रहित संबंधित जितने भी कॉलेज हैं, क्या उनकी शासकीय निकायों का गठन हो गया, जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। उसी आलोक में हमने UGC को चिट्ठी लिखी थी और उनका जवाब हमारे पास में है, जिसमें अलग अलग महाविद्यालयों को दिए गए अनुदान की चर्चा है। उसी निमित्त उसके अंदर नियमावली भी आई है कि अभियंता विश्वविद्यालय के हर एक महाविद्यालय की समिति में होते हैं, जहां पर इस प्रकार की कोई बिल्डिंग का कोई होता है, बनाने का अनुदान आता है, तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का इसमें हाथ रहता है। क्या इन मीटिंगों में वहां के प्रतिनिधि यानी अभियंता गए तो क्या उन्होंने रिपोर्ट दिया
तो क्या उन्होंने बताया कि 2009 से राशि कहां पर उपयोग हुई है और कहां पर उपयोग नहीं हुई है? साथ ही साथ उन दो के साथ जो हमने प्रश्न उनसे पूछा था, एक यूजीसी ग्रांट, दो शासकीय निकाय का गठन बहुत जगह नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? संभवतः जो आरोप लग रहे थे वो सिद्ध हो रहे हैं उन महाविद्यालयों पर। और तीसरा हमने पूछा था कि बीएड की 4 कॉलेजों को मान्यता दी गई दिसंबर में, यह भी हमने पूछा। कैसे दिया? क्या 6 महीने बाद आप उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए कि 180 दिन का पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसके बाद ही वह इम्तहान ले सकते हैं? या बच्चे जो दिसंबर में रहे हैं उनको अगले इम्तहान में नहीं बट उसके अगले साल करेंगे, तो क्या आपने उनके वह 4-5 महीने का समय बर्बाद किया या नहीं किया, और पैसा बर्बाद किया कि नहीं? यह प्रश्न है, सीधे प्रश्न है। किसी के ऊपर आरोप मिलना से साफ पता लगता है कि मेरे आरोप जो अब मैं लगाऊंगा वो सिद्ध हो रहे हैं। यही हाल है, वहां पे भी अनुदान आया है। सांसद में एक बड़ा सबने महिला छात्रावास के लिए पैसा लिया है, 40 लाख रुपया लिया है, 25 लाख रुपए से लेके 40 लाख तक लिया है जहाँ जरूरत थी। और यदि हम मान लें कि जरूरत थी और उन्होंने लिया तो उन्होंने बनाया नहीं। और यदि कोई कहता है कि हाँ उसने बनाया है, तो यह तो बताएगा कि उस छात्रावास में कितने लोग रहते हैं, कितने कर्मचारी, महिला कर्मचारी उन्होंने नियुक्त किए हैं, उनका किचन चलता है नहीं चलता है, सुरक्षा के लिए लोग, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, हमारी बेटियों के लिए वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं या नहीं तैनात हैं। यह सब बहुत बड़ा प्रश्न है। जवाब की अगर नहीं आए, सांसद वही करेंगे, एक जनप्रतिनिधि को जो करना चाहिए, हो या कार्रवाई हो या क्या हो, वो हम बैठेंगे। हमारे पास बहुत ऐसे छात्र हैं जो आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 80 के दशक में लगभग 250 बच्चे कंपीट किया करते थे। जब बिहार में 1980 के दशक में इतने आईआईटी आईएम नहीं थे, तब उस समय दरभंगा के बच्चे कंपीट करते थे। आज कहां गई वो शिक्षा का स्तर? कहां है वो बच्चे? अभिभावकों को लूटा जा रहा है, बच्चों को छला जा रहा है। सर आपने छात्र देश के भविष्य हैं। हम भी कभी छात्र थे, वीसी भी कभी छात्र थे। वहां पर जितने कर्मचारी या शिक्षक, सभी छात्र थे। सभी ने शिक्षा पर हम अपने, हमारा दायित्व नहीं बनता है कि जिस शिक्षा ने हमको यहाँ पर लेकर आया उसी का प्रदान हम अपने नौजवानों को करें। हमने आपसे कहा, आपने चिट्ठी हमारी पढ़ी, हमने पूरा आपको बता दिया, हमको जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यह तो जानने का अधिकार है मुझे। हम कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे किसी को, लेकिन यह आरोप तो है ही ना कि ग्रांटों में देखिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है, शासकीय निकाय नहीं अभी तक बनाए गए। क्यों नहीं बनाए गए? ये आरोप नहीं हो सकता क्या? लिखेंगे कि वो यहाँ आए और जांच करें संसद यूजीसी के लिए इस मामले पर बताएं। आज दिनांक 28 जनवरी बुधवार 2015 को श्री श्याम मंदिर जीतूगाछी में सुबह से निशान ध्वज की पूजा की तैयारी की गई। इसमें श्री खाटू श्याम मंडल के सदस्यों एवं मारवाड़ी महिला मंच की सदस्यों की भी सहभागिता रही। संध्या 5 बजे से निशान ध्वज पूजन किया गया, जिसमें श्याम प्रेमियों ने हर्षोल्लास के साथ हिस्सा लिया। श्याम बाबा के निशान पूजन से शुरू हो रहा है और ये कल सुबह निशान शोभा यात्रा पूरे नगर भ्रमण को निकलेगी। कितने बजे? सुबह 8 बजे यह नगर भ्रमण को निकलेगी। गुल्लोवाड़ा, बड़ा बाजार, टावर, मिर्जापुर, सकमा पुल, मसरफ बाजार, इन क्षेत्रों से होती हुई वापस श्याम बाबा के चरणों में ये निशान समर्पित कर दिया जाएगा। और उसके बाद कल संध्या 7 बजे से श्याम मंदिर में श्याम बाबा का अखंड ज्योत पाठ कलकत्ता से पधारे हुए रूपम शुभम द्वारा नृत्य नाटिका के साथ होगा। और फिर पुनः परसों यानी कि 30 तारीख को संध्या 7 बजे से श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार और भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित है, जो 31 तारीख को मध्य रात्रि तक चले, जिसमें हमारे बीच हमारे अभिभावक और संपूर्ण भारत में श्याम बाबा के प्रतीक
जो जन जन तक श्याम बाबा को पहुंचाने का काम जिन्होंने किया, परम श्रद्धेय नंद किशोर जी शर्मा पधारे हैं, उनके लिए विशेष ये आयोजन हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया। देखिए, द्वापर के अंत में भगवान श्री हरि ने नारद जी ने एक प्रश्न पूछा कि तप से प्रभु जी, तप सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में तप की प्रधानता थी, त्रेता और द्वापर में यज्ञ की प्रधानता थी। कलयुग जब प्रारंभ हुआ तो नारद जी जब ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी ने जवाब दिया उनको कि ना हम वासामी बैकुंठे, ना हम वासामी बैकुंठे, योगी नाम हृदय नचे, मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। 6000 साल हो गए कलयुग को। बाबा तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसी बात को कई जगह इसको दोहराया है। आप और हम भी बोलचाल की भाषा में कि कली में केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। और ये जो चली आ रही है चीज, ये बहुत से मामले में हमारे लिए संजीवनी का भी काम करती है। लगभग 30 साल पहले, 9 वर्ष नहीं है 1 जनवरी, हमारा तो नहीं है, लेकिन पाश्चात्य ढंग से 1 जनवरी को लोग नया साल मनाते हैं सालों से। तो 31 तारीख को लोग क्लबों में जाते थे और भी कहीं कहीं जाते थे, करते थे। आज आपको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि 32 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 360 दिन में 250 दिन, लगभग 250 दिन में भ्रमण करता हूँ हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर। 250 दिन मेरा भ्रमण चलता रहता है। तो जो मैंने महसूस किया है, भजन और कीर्तनों में युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा देखा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ के पद गाए जाते थे, रहीम और कबीर के पद गाए जाते थे, शास्त्रीय संगीत से आबद्ध गाए जाते थे। आज शास्त्रीय संगीत, क्योंकि हर व्यक्ति तो संगीत सीखता नहीं है, तो हमारे यहाँ सुगम संगीत आया, बिहार में भी आया, उत्तर प्रदेश में भी आया। सुगम संगीत मतलब शास्त्रीय तो है लेकिन उसको इजी करके दिया गया। उसी तरह से सुगम संगीत की तरह से भजनों को भी, जो पहले मालकौस, दरबारी कांगड़ा, बिलावल, भैरवी, भैरव, शिवरंजनी, नाना प्रकार के रागों में निबद्ध होते थे, अब उनको थोड़ा सुगम कर दिया गया, करके आगे चला। तो युवा पीढ़ी एक तो जुड़ रही है, तो जो इधर उधर जाती थी उसको कम से कम ये हो गया कि भजन और कीर्तन की तरफ आकृष्ट हुई है। ये और भक्ति तो हमेशा भागवत जी के हिसाब से वो तो हिंदुस्तान की धरोहर है। संगीत भी फास्ट, जिस तरह की चीज आप अगर लोगों को देखिए, हर चीज है, आप भी हो चाहे कोई भी विधा हो, जब अच्छी लगेगी तो आदमी वहां आना चाहेगा। अच्छी नहीं लगी, आपको अगर 2 तल्ले पे जाना है तो आपको सीढ़ी के द्वारा ही जाना होगा, छलांग लगा के नहीं जा सकते। तो उस मार्ग को इतना सुगम बनाया जाए, विशेष करके कि जो हमारी नई पीढ़ी आने वाली है उसके मन में प्रभु के प्रति प्रेम पैदा हो। हमारी संस्कृति चूंकि है तो उन्हीं को, हमारा भविष्य क्या है, युवा पीढ़ी। राजनीति में देखिए तो आज युवा पीढ़ी को हम महत्व दे रहे हैं, चूंकि हमारा कल तो उन्हीं के हाथों में सुरक्षित हो रहा है, हो जाता है। तो थोड़ा सा तो हमको भी परिवर्तन करना पड़ेगा कि चले कि हम तो इसी तरह से रहेंगे तो चलेगा नहीं। रीति बातें, धर्म परिवर्तन जी की जो बात कहते हैं, देखिए हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म प्यारा है, लेकिन हमको ये कतई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हम जोर जबरदस्ती से किसी को मजबूर न करें। ये आस्था का प्रतीक है। और जैसे आज हमको हमारा धर्म प्रिय है,
उसी प्रकार से एक क्रिश्चियन भाई है, उसको भी, उनको भी क्रिश्चियन धर्म प्रिय है, लेकिन आपका इशारा किधर है मैं समझ रहा हूँ। कि वो कोई लालच दे करके और प्रलोभन दे करके और कुछ चमत्कारिक घटनाएं दिखा करके। मैं गया हूँ अरुणाचल प्रदेश साहब, आज वहां पर पूरा का पूरा चेरा पूंजी 99.9% लोग, अरुणाचल प्रदेश तो हिंदुओं के पास था, आर्यों के पास था, आज 99.9% ईसाई है वहां। तो कैसे बने वो? तो ये जो चीज हो रही है ना, किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, तो किसी भी धर्मावलंबी को ये अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। वो किसी को प्रलोभन दे करके शाम दाम दंड भेद के द्वारा उसको बलजोरी अगर आप परिवर्तित कराते हैं तो ये समाज बिखर जाएगा। मैं पूछता हूँ। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।